आपने उसे एक झटके में उसे आपने नर्क कह दिया, उसे आपने नर्क का रास्ता बता दिया। लोग तो मरेंगे तो मरने दो, उनकी किस्मत है मरने की, जिसने जीना वो जिए। तो अधिकारी ऐसे अधिकारी कैसे रह जाएंगे? ये देखिए इसमें सुखराम चौधरी साहब का क्या रोल है? हाँ, बिना विधायक के रोल के तो कुछ हो नहीं सकता। इतनी ही बुरी थी, ये रहा इतनी ही बेकार है, मैं आपकी भाषा में कह रहा हूँ कि विधायकी का चुनाव आप नहीं मिल रहा, लोगों ने पसंद नहीं किया, आपको नकार दिया जी, आपको आपका झाड़ू आप पर हावी हो गया। माला, माइक, मंच और मलाई, इनसे तो हम दूर ही रहते हैं भैया। मनी भी, ये 5 मौत तो खतरनाक है। 3 साल पहले तो आपको नकार दिया गया, तो नाथूराम साहब के दिमाग में अब चल क्या रहा है? क्या आपको लगता है कि भैया शिलाई की पहाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा ऊंची हो गई है ना, रोड वैसे ही चौड़ा हो गया, तो ऐसा करते कि पौंठा में कोई रास्ता तलाश लेते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हर्षवर्धन चौहान की शायद आत्मा भटक जाती, मर भी जाते तो आत्मा भटकती रहती, घर में मंत्री नहीं बन पाया, सरकार बंदी मेरे बस, ऐसा होता ना। तो आत्मा को तो शांति मिलेगी भाई, समय आता सबका, ठीक है, वो एक समय उनका आएगा। तो वो जा रहे हैं, हमारा समय आ रहा है कि हम आ रहे हैं। तो अब है कौन उम्मीद शिलाई में, आप ये बताओ किससे उम्मीद करते हैं? कोशिश करेंगे तो लोगों को ऐसा तो नहीं कि नाथूराम को नेता लोग पूछते नहीं हैं, इसलिए नाथूराम ज़्यादा हमलावर होते हैं कि भैया एक इंटेंशन पाने के लिए कि हाँ मैं ऐसा कहूँगा तो ये लोग देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है। हमें तो उसकी थोड़ी जरूरत से विकास कहेंगे। बुखार हो जाए ना, शिलाई से लेकर उनार से लेकर हरिपुरा से लेकर के डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, पौंटा तक, पौंटा से भी रेफर कर दिया जाएगा। तो ये तो विकास थोड़ी इनसे बोलते हैं, तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूँ और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी ममता शर्मा की मौजूदगी। चाहे आम हो, चाहे वो खास हो, नाथूराम सबकी आवाज बन चुके हैं, लेकिन आज उस आवाज को आपके हर सवाल का जवाब देना होगा। अगली आवाज नाथूराम साहब की होगी, सुनिएगा। नाथूराम जी शुक्रिया स्टिंग बात से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका और आपके सभी व्यूअर्स का, आपको देखने वालों का धन्यवाद। हम कह रहे हैं कि भैया नाथूराम को जो है कुछ चीजें रास नहीं आ रही है। आप जो है शुरुआती पड़ाव से ही, अब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, शुरुआती पड़ाव से ही आप जो है प्रशासन के आंखों की किरकिरी बन रहे हैं, नेताओं को आप रास नहीं आ रहे हैं। उसमें नेता नेता है नहीं, और प्रशासन का जो मतलब होता है, प्रशासन का मतलब वो शायद अधिकारियों को खुद नहीं पता कि प्रशासन का मतलब क्या होता है। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। ऐसा नहीं मुझे सब राज नहीं आते, मुझे लोग राज आते हैं, लेकिन अगर ढंग से के लोग ना हो, ठीक लोग ना हो, वो चाहे नेता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अधिकारी हो, तो फिर नाक में दम तो होगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, जो नेशनल हाईवे 707 है, जिसे कहा जा रहा था कि भैया ये तो शिलाई के लोगों की लाइफलाइन साबित होगा, है ना जी? आपने उसे एक झटके में उसे आपने नर्क द्वार कह दिया, उसे आपने नर्क का रास्ता बता दिया, है ना? ये जो आपका मैथमेटिक्स है, ये कहाँ जाके आपका गणित मतलब पूरा बैठता है? और आखिर इस रास्ते को, है ना, जिसे कई नेताओं ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तक कहा, उसे आपने जो है बिल्कुल उस हाशिए पे धकेल दिया। आपने कहा कि नहीं भैया, ये रास्ता ना चलने लायक है। ये बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ के नेताओं का था ये, और ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ के ठेकेदारों का था। ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ के छोटे भैया नेताओं का था। ड्रीम प्रोजेक्ट नितिन जयराम गडकरी का था। ड्रीम प्रोजेक्ट नरेंद्र दामोदास मोदी जी का था। पर हमने कहा कि ये रोड नहीं, नर्क वाला रोड है, और ये सीधा नर्क में ले जाएगा रोड ही, और नर्क में ले भी जा रहा है। असल में होता क्या होता है कि हमें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ठीक इसी रोड पे भी 4 साल पहले जब दिल्ली हम गए, हमें वहाँ मोट वाले ने दिखाया कि इतना सुंदर रोड बनेगा, ऐसे वैसे होगा, जहाँ हरियाली नहीं वहाँ पर भी हरियाली होगी, ग्रीन कॉरिडोर होगा। मुझे लगा अच्छी बात है। मुझे उन्होंने दिखाया कि कमरों से आगे जब ऐसे गाड़ियाँ जा रही है, हरियाली के बीच में जा रही है, और वो तिलौरधार को बुलदवार तिलौरधार होते हुए और कफोटा होते हुए बिल्कुल दुगाना और शानदार ऐसे दिखाया। पर जब आज हम देखते हैं,
जो पहले पेड़ पौधे लगे थे सदियों पहले, जब कहीं धरती बनी होगी, जब कहीं हिमालय बना होगा तब की, वो भी इन्होंने दबा दी, उसका भी नाश मार दिया। ग्रीन तो छोड़िए, ग्रीन के नाम पे तो ये रोड कलंक बन गया। और ये NH 707 तो लेट शुरू हुआ था। उससे पहले 2001 2000 सॉरी 2021 2022 में NH 21 किरतपुर मनाली, जहाँ पर अटल टनल एक बहुत बड़ा सब्ज बाग लोगों को दिखाया जाता है, अटल टनल बनी, अटल टनल बनी। जिस तरह के मेरे काम है देखने का, आपने कई बार देखा होगा, शीशा होता है कोई लगा हुआ, बड़ा सुंदर शीशा लगा होता है, और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होगा शीशे के ऊपर। तो लोग उस स्टिकर को देखेंगे, बाहर से पढ़ेंगे क्या लिखा है, लेकिन मैं स्टिकर देखता हूँ उसके अंदर पीछे देखता हूँ कि इसमें हॉल कितना बड़ा हुआ है, निशान कितना बड़ा है। स्टिकर इसलिए इतना बड़ा स्टिकर लगा है, तब उसके अब अंदर निशान भी इतना ही बड़ा होगा। उसके अंदर कोई सुराख हुआ होगा, तो इसलिए स्टिकर लगा है। हमें लगा अगर मनाली क्या बोलते हैं उस अटल टनल के इतना सब्ज बाग दिखाएंगे लोगों को, नरेंद्र मोदी वहाँ से विज्ञापन खुद ऐड दे रहे हैं, अटल टनल अटल टनल, तो मुझे लगा इसके नीचे भी, इसके पीछे कोई ना कोई राज है। तो जब वो राज देखा, तो पंडोह से ओट तक मात्र 18 किलोमीटर में लगभग 20 गाड़ियां दबी पड़ी थी वहां पर, और कुछ गाड़ियां तो ब्यास नदी में मिट्टी से। आप नेशनल हाईवे 707 की बात कीजिए ना जी। हम कहाँ पहुंच रहे हैं आप नाथुराम जी? इसमें हुआ क्या कि जैसे आपने कहा कि ये तो बात की बात थी, तो मैंने इसलिए कहा कि वो पहले, इससे पहले प्रोजेक्ट हुआ था और हमने उस पे कहा था। NH 707 की अगर बात करते हैं, तो इसमें तो आप देखिए कि हमने एक सबसे बड़ा केस लड़ा। सबसे पहले जब भी 4 साल पहले जब मीडिया में के सामने आते थे, आप सब लोगों के सामने के साथ, तो लोग गाली देते थे, लोग मुझे न दे के आप सबको भी कहते थे कि इनको भी कुछ काम तो बचा नहीं, ना थोड़ा मिल जाता उसको बिठा देते और उसे बुलाना शुरू कर देते। अरे ये जो नाथुराम साहब है, उनकी दाल जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी है, उनके साथ उनकी दाल गली नहीं। और वो आपने कहा कि भैया दाल तो ठीक है, लेकिन पब्लिक कह रही है कि भैया दाल में ना काला नहीं है, वो दाल ही काली है। इस चीज को मैं आपके शब्दों में समझने की कोशिश करूं, क्या वास्तविकता है कि आपको अधिकारी रास नहीं आए, या अधिकारी को आप रास नहीं आए? नहीं, अधिकारी रास आना ना आना अलग बात है, लेकिन उनका काम रास नहीं है, ये बात अलग है। और ये मोट है, मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, और मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जितने जख्म हिमालय को दिए हैं, उतने शायद किसी ने दिए नहीं। हिमालय में जितने रोड बने मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट के हवाले किए हुए हैं, जितनी टनल बनी वो मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बना रही है, जितने आप क्या उसको जिसमें झूले टाइप के लगे होते हैं वो जो बने, जितने भी बन रहे हैं वो सारे के सारे मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज बने। यहाँ तक कि 4 धाम यात्रा के लिए जो रेलवे ट्रैक बन रहा है, वो भी मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज बन रहा है। मैंने तब भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे भ्रष्ट कोई मिनिस्ट्री ना हिंदुस्तान में, तो मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मोट सबसे भ्रष्ट। इससे भ्रष्ट कोई दूसरा संस्था या दूसरा संगठन या दूसरी मिनिस्ट्री कोई आज तक बनी नहीं है। दाल गलने की तो बात छोड़ दीजिए, एक PD साहब पहले थे, उन्हें हटवा दिया गया। और किसी प्रोजेक्ट का PD को बीच में हटा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। लोगों के यहाँ सामान्य लग रहा होगा, नॉर्मल, यार ठीक है ना, तो हमने कह दिया हट गया। अरे नहीं भाई नहीं, ये बड़ी बात होती है। PIO से एक PD को हटा देना मतलब प्रोजेक्ट में ही कमियां हैं, प्रोजेक्ट ही वो खत्म है, प्रोजेक्ट ही कुछ नहीं है। अब जो नए PD आया बेचारे, वो गूंगा है, वो बोलता नहीं है वो, और बोलता नहीं है तो सुनता भी शायद नहीं हो। और जब सुनता और बोलता नहीं है तो उसको एक आगे कुछ नहीं, तू बैठा रहे वहाँ पर, तो अपनी तनख्वाह ले चुपचाप। लोग तो मरेंगे तो मरने दो, उनकी किस्मत है मरने की, जिसने जीना वो जिए। तो अधिकारी, ऐसे अधिकारी कैसे रह जाएंगे? यहाँ पर जो भी आप सुखराम चौधरी ले लीजिए, बद्रीपुर चौक से लेकर राजबंद सिरमौर ताल तक 90% वोट सुखराम चौधरी जी के हैं। सारे के सारे लोग डुबो दिए, रोड को 7 फीट ऊंचा उठा दिया, लोगों की जमीन घर मकान सब दब गया। अभी आप देखें धान की फसल, खड़ी फसल सब बर्बाद होगी, लेकिन तब भी लोग ना जाने। नहीं, ये देखिए इसमें सुखराम चौधरी साहब का क्या रोल है? हाँ, बिना विधायक के रोल के तो कुछ हो नहीं सकता। या तो विधायकों को इनको अपना नहीं पता, मैंने पहली भी बार कहा है, विधायक असल में होते क्या होते हैं, इनसे कभी कोई पूछे, या अभी कभी इंटरव्यू लीजिए सुखराम जी का, आप पूछना कि विधायक किससे बोलते हैं, नाथुराम जी बोलते हैं विधायक, इन्हें नहीं पता विधायक कौन होता है। मैं सच बता रहा हूँ, इन्हें नहीं पता है विधायक कहाँ किससे जाता है, विधायक होते क्या है। इन्हें लगता है विधायक का मतलब ठेकेदार, फिर ठेका ले लिया, पौंडा विधानसभा ठेका सुखराम जी के पास चले गए, ठेका हर्षवर्धन जी के बड़ा पास। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा आरोप, ये पूरे ठेकेदार है ये। विधायक दल मैंने एक दिन पहले भी कहा था, मैंने जब कहा था कि सलाहकारी चोर है, इसी NH 707 पे कंसल्टेंसी की बात आई थी, सलाहकार तो विधायक भी एक तरह का कंसल्टेंसी होता है वो,
तो अपनी विधानसभा की कंसल्टेंसी करेगा वो, सारी चीज़ें वहाँ रखेगा, विधानसभा में बताएगा क्या-क्या मुझे चाहिए क्या, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जहाँ से इनका अपना अच्छा-सा माल-मसाला आ जाए, इनके चमचों का, इनके जो अंधभक्त हैं उनके लिए बढ़िया माल-मसाला आ जाए, वो प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे, जिसमें जब ये राह इतनी ही बुरी थी, या ये राह इतनी ही बेकार है, मैं आपकी भाषा में कह रहा हूँ, तो विधायकी का चुनाव आप नहीं मिल रहा, और लोगों ने पसंद नहीं किया आपको, नकार दिया जी आपको। आपका झाड़ू आप पर हावी हो गया। ये बिल्कुल वो सही बात है। उसमें तो कुछ और एक कारण था। उसमें ये था कि लोगों को लगा कि माननीय हर्षवर्धन जी बड़े अच्छे हैं, बलदेव जी बड़े अच्छे हैं। और हर्षवर्धन जी अक्सर कहा करते थे कि नहीं जी क्या हुआ, मैं जब एमएलए बनता हूँ तो सरकार मेरी नहीं होती, फलाना-ढिमका। इस बार हमने सोचा कि तो सरकार भी कांग्रेस आएगी और एमएलए भी बनेगा और मंत्री भी बनेगा। हमने इसका भूत उतारना था हर्षवर्धन का, सीधी-सी बात है। जनता के दिमाग में ये जो था ना कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, बहुत साफ छवि है, ये तो दुर्भाग्य है कि सरकार नहीं आती, मंत्री अब मंत्री है ना। मैं तो बोलता हूँ सुपर सीएम हर्षवर्धन चौहान। तो हमें ये करना था। अगर मैं चलो 7 या 8,000 वोट ले लेता तो उसमें एमएलए थोड़ी ना बन जाता, एमएलए तू ही बनता उससे। उससे क्या होता, फिर हर्षवर्धन चौहान रह जाता, फिर हार जाता। हारने से क्या होता, फिर लोग यही कहते हैं, अरे कैसे काम करेंगे, कैसे विकास करेंगे। और सच्चाई तो बताऊँ, लोगों को विकास नहीं पता है, विकास बोलते किससे है? मूलभूत आवश्यकता है नहीं, वो लोग बात करते हैं विकास की। विकास तो 100 मतलब उससे 100 गुना आगे की बात होती है। मूलभूत आवश्यकता नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, उसके लिए रोज़ नाथुराम को लड़ना पड़ता है। गाँव में पीने का पानी नाथुराम लड़े, वो तो मैं लोगों को कहता हूँ वो, कि भैया पहले मंत्री को बोलो, बलदेव को इसको वोट दिया है। हम माला लेके तो आप ही खड़े रहते हैं ना, स्वागत आपने भी किया, मंत्री जी आए हैं, कहा आपने? नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं, स्वागत नहीं, स्वागत नहीं किया क्या? नहीं कभी। आप मंत्री नहीं मानते उन्हें? ये मंत्री है, मंत्री है, वो तो संवैधानिक पद है, मंत्री मानते हैं, मंत्री है। पर कभी माला लिया हो, कभी ऐसा भी हो, तो कभी नहीं, कभी हो नहीं सकता। अनाम कभी इस तरह के वो करते हैं। अगर कल मैं भी विधायक बनता, मैं मंत्री बनता, तो मैं भी कहता लोगों को, मुझे माला ही नहीं, मुझे कंधे पे नहीं उठाना। 2 बहुत है शिलाएँ में कंधे पे उठाने के लिए, कंधे पर्याप्त है। इनको उठाओ जब तक उठाना है, क्योंकि मैंने अक्सर कहा है, हम भी कार्यक्रम में जाते हैं, मैंने कहा मेरे को ज़मीन पे रहने दो, माला मुझे नहीं पहनाना, ना मुझे कंधे पे उठाना। माला, माइक, मंच और मलाई, इनसे तो हम दूर ही रहते हैं भैया, मनी भी। ये 5 मोह तो खतरनाक है। ये 5 मोह इन दोनों को अच्छे लगते हैं, हर्षवर्धन जी, बलदेव जी और इनके मित्र हैं सुखराम चौधरी, उनको अच्छे लगते हैं, उनको मुबारक हो। जहाँ तक यानी 7 की बात है, तो इन्होंने नाश मार रखा है। और आप लोगों के सबके सहयोग से ये इतना बड़ा केस था हिंदुस्तान का जो हम जीते हैं, सबसे बड़ा केस था। 140 करोड़ जनता ने आज तक इस तरह का केस कोई लड़ा नहीं था। किसने हिम्मत नहीं की थी। हमने हिम्मत किया आप सबके सहयोग से और आज वो केस जीते हैं। और जो हमने कहा था कि ये नर्क वाला रोड है, ये मिनिस्टर को मानना पड़ा, एनजीटी को मानना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा कि इन्होंने इसको सच में नर्क बना रखा है। नाथूराम जी, एक पेड़ के लिए आप जो है ऐतिहासिक मैदान जो है रिज मैदान, शिमला की बात कर रहे हैं हम। भाई साहब, एक पेड़ के लिए आप वहां तम्बू गाड़ने पहुंच गए रिज मैदान पे, है ना? अब इसका लॉजिक भी बता दीजिए। पेड़ तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं राजा बीरबल सिंह के शब्दों में कहूँ, उनके शब्दों में कहूँ, जिनके सामने वो पेड़ था जो काटा गया, उन्होंने कहा बेटा एक टहनी काटना भी जुर्म है। ये राजा बीरबल सिंह की बात मैं कह रहा हूँ। पेड़ तो बहुत बड़ी बात है। पेड़ छोड़िए, पेड़ का एक पत्ता आप तोड़ दीजिए और उसे दोबारा वापस चिपका दीजिए, नहीं चिपक पाएगा। तो वो भी रिज पे, जो हिमाचल का ऐतिहासिक वो है, जो अंग्रेज़ों के समय से जो आज तक रहा है ऐतिहासिक, जहाँ पर एक-एक पेड़ गिनती होती, काउंटिंग होती है, किस प्रजाति का है, कितने उसमें पत्ते हैं, कितने उसमें टहनियाँ हैं। जहाँ पर ये सारी चीज़ें उसे रातों-रात काट कैसे दिया वहाँ पर? हम तो ये पूछ रहे थे अभी काटा काटा किसने? बात क्योंकि एक बहुत आप मानिए कि सफ़ेद बिल्कुल कपड़ा है, बहुत सुंदर शान अच्छा कपड़ा है, उसके ऊपर छोटा-सा भी दाग हो बड़ा भद्दा लगेगा। तो राजा बीरबल एक चमकते हुए सितारे थे। उनके नाम पे आज वो है नहीं, उनके नाम पे ये सब चीज़ें करना, पेड़ काटना, ये सब कहना, ये सब करना तो बहुत बुरी बात है। और ये अगर साहब खुद होते, राज साहब होते तो ज़रूर वो इसके लिए कहते कि नहीं। और मुझे तो लगता है कहीं न कहीं उनकी आत्मा ये कह रही हो कि नहीं नाथूराम ने ठीक कहा है। बाकी लोग उनके नाम का यूज़ करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैं यूपीए 1 में पासवान जी के साथ और यूपीए 2 में राजा बीरबल सिंह के साथ मुझे स्टील मिनिस्ट्री सँभालने का मौका मिला। उसके बाद 5 साल राजा बीरबल सिंह जब सीएम रहे हिमाचल प्रदेश के, तब भी मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा विश्वास वो मेरे ऊपर ही करते थे। मुझे और उन्होंने ये चीज़ सिखाई हमें कि विरोध जिसका मर्ज़ी करना हो, करना पड़े करना, करो। पर ये मुझे भी नहीं था पता कि एक दिन मुझे यही विरोध उन्हीं के नाम के साथ जोड़ देगा, ये मुझे भी एक दिन इतना इसका एहसास नहीं था। लेकिन हम फिर भी मैं आज ये कह रहा हूँ कि राज साहब ने जो हमें कहा था, जो हमें उन्होंने शिक्षा दी थी, हम आज भी उस पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि विरोध
जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, उसका डट के विरोध करो। हम आज कर रहे हैं। जिनका विरोध सुक्खू नहीं कर पा रहे थे, जिनका विरोध बाकी बीजेपी के नहीं कर पा रहे थे, पता है उन्हें गलत हुआ है, जान रहे वो गलत हुआ, पेड़ कटा है, कह नहीं पा रहे थे। शिमला में मीडिया वाले आप जैसे पत्रकार बंधु 3-4 दिन साइलेंट रहे, उन्होंने इशू उठा दिया, लेकिन बाद में चुप हो गए सब। मैं गया तो हमने दोबारा कहा कि नहीं, गलत हुआ तो गलत है ये। और वही राजा वीर भद्र सिंह जी ने हमें जो कहा है, तो लड़ो, लड़ाई जितनी मर्जी बड़ी हो, जितने मर्जी बड़े आदमी से लड़ना हो, आपका हौसला उतना ही मजबूत हो, उतने बलिदान होने चाहिए। तो उस शासन ने लड़ाई लड़ी हो आपने। अच्छा, हम बात आने वाले 27 की करें, है ना? तो मतलब 2-3 साल पहले तो आपको नकार दिया गया। तो नाथूराम साहब के दिमाग में अब चल क्या रहा है? क्या आपको लगता है कि भैया शिलाई की पहाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा ऊँची हो गई, है ना? रोड तो वैसे ही चौड़ा हो गया। तो ऐसा करते हैं कि पांवटा में कोई रास्ता तलाश लेते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने वोट नहीं माँगा लोगों से। आपका इंटरव्यू जो भी व्यक्ति देख रहा होगा, जो भी व्यक्ति को, उसे पता है कि मैंने वोट नहीं माँगा आज तक। हमने वोट इसलिए नहीं माँगा कि मान लीजिए मुझे भूख नहीं है और आप ज़बरदस्ती मुझे आप चाहे घी पिला दो, तो मेरे शरीर को, बॉडी को लगेगा नहीं वो। मैंने वो कहा ना कि अभी इन गधों से इन लोगों का पेट नहीं भरा, दो जो गधे शिलाए में उनके कंधे पे उठाने से लोगों का पेट नहीं भरा। जिस लोगों का पेट इनसे भर जाएगा, उस लोग अपने आप नाथुराम को वोट देंगे। पिछले चुनाव में कई बार ये हुआ कि अगर हम किसी गाँव में गए भी है तो उन्हें वोट तो माँगा नहीं। पर 1-2 मित्र हमारे जो बोलते थे, नहीं मेरी मम्मी बोली कि यार एक बार दिखा दो तुम नाथुराम है कैसा, वो देखना उसको एक बार। एक व्यक्ति बोले कि हम वहाँ पर हमारे उस गाँव में हमारी बुआ है, तो बुआ ने बोला कि एक बार उनको ज़रूर बोला कि मेरे घर आएँ, देख तो लो है कैसा वो। तो कहने का मतलब है कि जिस दिन हम चाहेंगे कि हमें वोट ली चाहिए, उस दिन वोट मिलेंगे और उस दिन वोट लोग वोट देंगे और उस दिन हम एमएलए भी बन जाएँगे। तो मैं तो सर यूपी और बिहार में रहा हूँ। रामविलास पासवान जी ने से हमने राजनीति सीखी है। जो 7.5 लाख वोट, 5.5 लाख वोट जीते, दोबारा 7.5 लाख वोट से जीते, जिन्होंने अपने रिकॉर्ड तोड़े। ये 25,000 30,000 वोट की बहुत बड़ी बात नहीं होती। जिस दिन हमें लेना होगा हम ले लेंगे। पर एक बार ये था कि लोगों के दिमाग में कसर रहती है ना पूरी ज़िंदगी भर। हर्षवर्धन चौहान की शायद आत्मा भटक जाती, मर भी जाते तो आत्मा भटकती रहती, घर में मंत्री नहीं बन पाया, सरकार बन दी मेरी मत, ऐसा होता ना? वो आत्मा को तो शांति मिलेगी भाई। समय आता है सबका, ठीक है, वो एक समय उनका आएगा। तो वो जा रहे हैं, हमारा समय आ रहा है कि हम आ रहे हैं। तो अब है कौन उम्मीद सिलाई में, आप ये बताओ किससे उम्मीद करते हैं? आप भी देखते हैं रोज़ फ़ोन, आप भी देखते हैं लगातार फ़ोन, बिजली हो, आपने खुद कहा कि जहाँ भी समस्या वहाँ नाथूराम चौहान। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि ये मंत्री कहाँ है भई? बलदेव कहाँ है? मैं तो अक्सर लोगों को बोलता हूँ। लोग कहते हैं यार वो नहीं आते, वो नहीं सुनते, उनसे नहीं होता। सच में नहीं होता उनसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब धूमल जी की सरकार थी, तब भी हमने लोगों का काम कि किया। आप जबरन घुसने की कोशिश करते हैं ना, नहीं कहीं जहाँ समस्याएँ होती है, आप जबरन घुसने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भैया नाथूराम को मौका चाहिए। नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। मेरे तो एक और तरीका है काम करने का। मैंने लोगों को भी कहा है कि जब तक मुझे कोई रिटर्न में नहीं देता, मैंने कहा है, जब तक कोई व्यक्ति मुझे रिटर्न में ना दे, व्यक्ति मुझे मौखिक रूप से ना बोले कि मेरी समस्या है, तब तक मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। हमने तो ये कहा हुआ है सीधा। पहले मैं ये बोलता हूँ भई हर्ष जी को बोल दो, बलदेव जी को बोल दो। अक्सर हमने लोग अगर आप लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं तो बिल्कुल मानेंगे, इस बात को एग्री होंगे। मैं पहले बोलता हूँ वोट किसको दिया है? सीधी-सी बात, उसको बोलो जाके। वो बोले यार 10 बार बोल दिया सुनता नहीं है, तो मुझे रिटर्न में लिख के दे दे जो समस्या है। बिना रिटर्न के हम कार्य कर नहीं सकते। एंटी करप्शन का नेशनल चीफ होने के नाते मैं किसी चीज़ में हाथ डाल भी नहीं सकता हूँ। और मैं शायद आज तक इसीलिए बचा भी हूँ कि कहीं पर भी कोई इश्यू हो, कोई समस्या हो, तो उसके लिए हम उनसे पहले लिखित में रिटर्न में माँगते हैं। भैया आपकी समस्या है, आप अपने शब्दों में लिख के दीजिए, जैसा आपको लिखना है तो आप लिख के मुझे दे दीजिए। मैं बिल्कुल कार्रवाई करूँगा और ज़बरदस्ती कहीं घुसे नहीं है, ना कहाँ टाइम होता है सर इतना ज़बरदस्ती घुसना छोड़िए, घर नहीं जा सकता मैं। खाना नहीं खा सकता सर, शाम को 11 बजे घर पहुँचता हूँ तब खाना खाता हूँ, पता लगता है दिन भर खाने नहीं खाया, पानी नहीं पिया। इसलिए इतना जल्दी आँखों में चश्मा लग गया है, लीवर ने काम करना बंद कर रखा है, क्योंकि पूरे-पूरे दिन भूखा रहता हूँ, लोगों के लिए लड़ना पड़ता है। ज़बरदस्ती कहीं नहीं घुसते, ज़बरदस्ती नेता घुसते हैं। इनको कोई पूछता नहीं, दोनों को मानता नहीं कोई, इसलिए ज़बरदस्त घुसे रहते हैं। आपने पांवटा में भूतपूर्व का इश्यू देखा था, गरीब लोग बैठे टेंशन पे, सुखराम जी, किन्नी जी रोज़ आए वहाँ, रोज़ हमें कहे कि सिलाई कम पड़ गया था, मैंने कहा सिलाई कम पड़ गया थे, अब पांवटा में कोशिश करेंगे। तो लोगों को ऐसा तो नहीं कि नाथूराम को नेता लोग पूछते नहीं हैं, इसलिए नाथूराम ज़्यादा हमलावर होते हैं कि भैया एक इंटेंशन पाने के लिए कि हाँ, मैं ऐसा कहूँगा, तो ये लोग देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है। नहीं, नहीं, कभी नहीं। इनकी औकात क्या है देखने ना देखने की। ये मुझे देखेंगे तो क्या देखेंगे? इनके पास क्या थॉट, इनके पास क्या आइडियाज़ हैं, कुछ मैंने कहा नहीं ठेकेदार। दोनों ये जितने हमारे यहाँ जो सिरमौर में खासकर तो ठेकेदार है ये, तो विधायक थोड़ी नहीं है। इन्हें मैं कह रहा हूँ पता ही नहीं विधायक क्या होता है। बोलते हैं विकास, 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 मैं फिर कह रहा हूँ, विकास थोड़ी मूलभूत सुविधाएँ नहीं है। जो 2007 में संविधान में लिख दिया है, जो संसद में पास हुआ है कि हर गाँव को बिजली, पानी, सड़क सुविधा दे दी गई है।
वो ये तक नहीं है गाँव में। अब देखिए रोड अब जा रहे हैं गाँव में, बसें अब जा रही हैं और लोग वो फ़ोटो डालते हैं, भैया इसको सब्र करो, नहीं डालो फ़ोटो बस की, बस आ गई गाँव में। भई शर्म करो, लोग चंद्रमा पहुँच गए, मंगल पे पहुँचने की तैयारी हो रही है। हेलीपैड अगर बनता है कहीं, तो उसकी फ़ोटो ज़रूर डालो। हेली टैक्सी कहीं चलती है गाँव में, तो उसकी फ़ोटो ज़रूर, उसे विकास कहेंगे। बुखार हो जाए ना, सिलाई से लेकर उनाट से लेकर एयरपोर्ट से लेकर के डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको पोंटा तक, पोंटा से भी रेफर कर दिया जाएगा। तो ये तो विकास थोड़ी इसे बोलते हैं। तो मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं है, जो अधिकार है संविधान में जो अधिकार दिया है, हम टैक्स पेयर, हम टैक्स देते हैं हम लोग। अच्छा 24 घंटे के लिए अगर आपको सिराई का विधायक बना दिया जाए, है ना? मान लीजिए बन गए, एक पल के लिए मान लेते हैं, बदलाव क्या होगा जी? बदलाव बदलाव तो मैं कह रहा हूँ कि खैर आपने 24 घंटे बोले, 24 घंटे बदलाव नहीं हो सकता। पर हमने ये अभी कहा और मैं चुनाव के दौरान भी कहूँगा, क्योंकि इस बार हम ढंग से चुनाव लड़ेंगे। इस बार पहले जैसा नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँचा जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति से वोट माँगा जाएगा, वोट माँगना अधिकार है मेरा, क्योंकि मैंने काम किया। 17 साल लगातार मैंने काम किया है, तो अधिकार है मेरा वोट माँगना अब। 24 घंटे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं लोगों से ये आज कह रहा हूँ, अब 27 बहुत दूर है, चुनाव बहुत दूर है, 27 में क्या होता है, क्या नहीं होता। पर मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने में अगर बदलाव नहीं आया, तो एमएलए बनने के बाद भी रिज़ाइन दे दीजिए। 6 महीने में। हमें 5 साल नहीं चाहिए, 6 महीने में लोगों को बदलाव दिखेगा, लोगों को चेंज दिखेगा। और मैं तो कहूँगा जो एक रिकॉल जो एक ऐसा बना था कि हाँ, किसी एमएलए को, किसी एमपी को आप वापस उसके अगेंस्ट आप वोट करके उसको रिकॉल, उसको वापस ला सकते हैं। ऐसा भी एक बिल पास हुआ था, बाद में वो बिल नहीं हो पाया पास, ऐसा लेकिन मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है कि मैं 6 महीने तक काम नहीं कर पाया, 6 महीने में वो काम नहीं कर पाया जो इन लोगों ने 60 साल में नहीं किया, तो ठीक है, मैं खुद से रिज़ाइन दे दूँगा उस समय। चलिए शुक्रिया नाथूराम साहब। धन्यवाद। तो नाथूराम चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी बेबाकी आपने देखी, उनके शब्द आपने सुने। इस बार वो ज़्यादा कड़क है, लेकिन अब इस इंटरव्यू को आप अपने तरीके से देखिएगा। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हाँ, अगर आप 27 आने वाली 27 में उन पर भरोसा जताएँगे ना, तो महज़ 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर सिराई की तस्वीर बदलेगी। 27 दूर है और कई बहुत कुछ उन्होंने कहा है। जो कुछ उन्होंने कहा उसको अपने तरीके से सोचिए, समझिए। फिलहाल इंटरव्यू को देखिएगा ज़रूर, हो सके तो तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। अगर आप नाथूराम चौहान साहब के समर्थक हैं, तब भी, अगर समर्थक नहीं हैं, तब भी। संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।